आज हम क्रॉस एग्जामिनेशन को एक ऐसे नजरिए से दोबारा सीखेंगे जो आज से पहले इस चैनल पर कभी डिस्कस नहीं किया गया है। एक सच तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में यह जानते हैं कि एक गवाह ने कोर्ट में आकर जो कुछ फैक्ट, तथ्य या स्टोरी प्रोसिक्यूशन के फेवर में और आरोपी के खिलाफ बोली हैं, उस फैक्ट या स्टोरी को तोड़ा जाना है। उसके फैक्ट या स्टोरी की कमियां और कॉन्ट्राडिक्शंस सामने लाए जाने हैं। यहां तक बात बिल्कुल सही है कि वह फैक्ट और स्टोरी खंडित की जानी जरूरी है जो प्रोसिक्यूशन के गवाह ने बताई है, लेकिन फैक्ट और स्टोरी को तोड़ते तोड़ते हमारी नजरों से वह गवाह चूक जाता है जो यह फैक्ट और स्टोरी कोर्ट के सामने लेकर आया है और अब यहां पर शपथ लेकर उसको बता रहा है। हम गवाह को भूलकर गवाही के साथ निपट जाते हैं और हमारे सारे काम केवल गवाही को तोड़ने तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन कानून कहता है कि गवाही से पहले जरा इस गवाह की जांच भी कर लीजिए। 149 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे हम BSA कहते हैं, और जो पहले समय में सेक्शन 146 एविडेंस एक्ट होता था, वह गवाह की जांच का तरीका बताता है। गवाह की जांच का मतलब है कि जिस आदमी के कहने सुनने के आधार पर आरोपी के बारे में गुण दोष तय किए जाने वाले हैं, तो वहां आरोपी से पहले उस गवाह को तो देख लिया जाना चाहिए ना, जिसकी बात को कोर्ट सुनने वाला है और उस पर यकीन करने वाला है। इस 149 BSA के अनुसार गवाह की जांच के लिए उससे 3 तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। पहला, उसकी सच्चाई को लेकर। दूसरा, यह जानने के लिए कि वह कौन है और जीवन में उसका क्या स्थान है, क्या स्टेटस है। और तीसरा, गवाह की साख को खराब करके, जिसमें उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को अविश्वसनीय बना दीजिए, उसकी गवाही को अविश्वसनीय बना दीजिए। हालांकि महिलाओं के शारीरिक संबंध को लेकर इस सेक्शन में एक रोक लगाई गई है कि आप महिलाओं से उनके पुराने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में सवाल नहीं कर सकते हैं। कितने लोगों से उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, इसके बाबत आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर इस तरह से जब कोई गवाह गवाही देने के लिए कोर्ट में आता है, तो सबसे पहले उसकी पहचान, उसकी सच्चाई और उसके चरित्र को लेकर उस गवाह को सवालों के दायरे में लाया जाना चाहिए। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मर्डर केस में मृतक का भाई आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए आया। केस फाइल तो हम पहले से ही पढ़कर रखते हैं, तो फाइल का एक एक दस्तावेज हमें याद था कि इसमें इस गवाह ने क्या किया है। हमने पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान IO को आपने अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या कोई दूसरा सरकारी ID दिया था कि लो IO साहब, इसको फाइल पर लगा लो जिससे मेरी पहचान हो जाए? उसने कहा कि नहीं साहब, हमने ऐसा कोई कागज नहीं दिया। हमने फिर पूछा, क्या यह IO आपका कोई रिश्तेदार था, दोस्त था या पुराना परिचित था जो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता रहा हो? उसने कहा नहीं, हमारा इस IO के साथ कोई पुराना परिचय नहीं है। हमने फिर पूछा, इस केस के अलावा आपका IO से कोई अन्य संबंध भी रहा है क्या? गवाह ने कहा नहीं, हमारा कोई पुराना जान पहचान नहीं है। हमने गवाह को सजेशन दिया, मेरा कहना है आप मृतक के भाई नहीं हो, बल्कि IO के स्टॉक विटनेस हो, जिसे झूठी गवाही देने के लिए इस केस में रखा गया है। जज साहब, PP साहब, पूरा कोर्ट और खुद गवाह को समझ में नहीं आया कि हमने ये उससे क्या पूछ लिया है, और इस सवाल का जो उससे पूछ लिया गया है कि आप स्टॉक विटनेस हो, वह क्या जवाब दे। हमारे इन सवालों का इतना प्रभाव निश्चित रूप से हुआ कि पूरे क्रॉस एग्जामिनेशन में वह गवाह बिल्कुल डिफेंसिव बना रहा। सारे क्रॉस में उसका ध्यान इस बात पर रहा कि कहीं फिर से उसे फर्जी गवाह न कह दिया जाए, क्योंकि उसके ID डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड के ऊपर थे नहीं, तो हमेशा उसको संदेह रहता था कहीं इस बार वकील साहब दोबारा से उसे फर्जी ना घोषित करने के लिए सवाल पूछें। हमारे द्वारा पूछे गए क्रॉस के सही उत्तर देने में उसका मन पूरा का पूरा नहीं लग रहा था। उसका मन तो अपना फर्जीपन दिखाने से बचने में फिक्स हो गया था। यह सब पुराने एडवोकेट्स के तर्कश का एक खतरनाक तीर होता है। अब सवाल आता है कि गवाह की साख पर बट्टा लगाने का कानूनी तरीका क्या होता है। यह बात भी कानून में ही लिखी हुई है और इसके लिए
हमें सेक्शन 158 BSA देखना होगा, जो पहले पुराने कानून में 155 एविडेंस एक्ट हुआ करता था। हमारी कई अन्य वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि हम हमेशा सेक्शन 155 एविडेंस एक्ट की बात किया करते थे। सेक्शन 158 BSA के अनुसार 3 कानूनी तरीकों से गवाह की साख पर बट्टा लगाया जा सकता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। ये 3 तरीके हैं। पहला, प्रस्तुत गवाह के खिलाफ किसी ऐसे गवाह की गवाही करवाकर जो इस वर्तमान गवाह को अविश्वसनीय दिखा सके। उसकी साख पर बट्टा लगाने का दूसरा तरीका है यह दिखाकर कि प्रस्तुत गवाह ने गवाही देने के लिए पैसे का लेन देन किया है या कोई दूसरा भ्रष्ट तरीका अपनाया है। और तीसरा तरीका यह है कि इस गवाह द्वारा कोर्ट में आज बताई गई बात उसके द्वारा पहले कही गई किसी अन्य बात से असंगत है और उस पुरानी बात से विरोध में भी है। इन 3 तरीकों को अपनाकर कानूनी रूप से किसी विरोधी गवाह को खराब किया जा सकता है, उसकी साख पर बट्टा लगाया जा सकता है। उदाहरण से समझते हैं। यदि एक गवाह कहता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और उसने घटना के समय 9:30 बजे किसी को घटना स्थल पर नहीं देखा, फिर एक दूसरा गवाह एक वीडियो फुटेज दिखाता है कि घटना तो 11:20 पर हुई थी, तो यह दूसरे गवाह द्वारा पहले गवाह को अविश्वसनीय साबित करना हुआ। यदि एक गवाह कहता है कि उसने गाड़ी संख्या XKDG द्वारा एक्सीडेंट किया जाना देखा है, लेकिन टोल टैक्स की एक RTI एप्लीकेशन का जवाब यह दिखाता है कि उपरोक्त गाड़ी उस दिन रोड पर आई ही नहीं थी, तो यह पहले गवाह की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगा रहा है। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की विशिष्ट तकनीकों को बताते हुए आपको हमेशा बताया है कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों को एक दूसरे के साथ लड़ाया जाना चाहिए और इसका यही अर्थ होता है कि उन्हें इस प्रकार से लड़ाया जाना चाहिए कि वे एक दूसरे की बात को अविश्वसनीय साबित करने में लग जाएं। इससे दोनों गवाहों को एक दूसरे की सहायता से अविश्वसनीय दिखाया जा सकेगा, उनकी साख पर बट्टा लगाया जा सकेगा। एक घटना में मेजर और माइनर दोनों प्रकार के आरोपियों पर आरोप लगाया गया, तो वही गवाह ट्रायल कोर्ट में भी आएगा और वही गवाह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने भी जाएगा जब माइनर का मुकदमा चलेगा। अनेक बार होता है कि वही गवाह कोर्ट में घटना का एक वर्णन बताता है और किशोर बोर्ड के सामने, JJB के सामने एक अलग तरह का वर्णन बताता है। अनुभवी लोग क्या करते हैं, वे कोर्ट या बोर्ड जहां भी पहले गवाही हो जाती है वहां की सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं और उस सर्टिफाइड कॉपी के आधार पर गवाह की दूसरी गवाही का सत्यानाश कर देते हैं। 498A IPC वाले मामलों में जो भी गवाही होती है उस गवाही के आधार पर DV एक्ट की गवाहियों को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि पहले कही गई बात और बाद में कही गई बात में अंतर आ जाता है। पुलिस केस में गवाह जो बयान देगा वह उसके अपने केस DV एक्ट में दिए गए बयान से बिल्कुल अलग होगा। पुलिस केस में गवाह की गवाही प्रतिबंधित होती है, अपने केस में अनियंत्रित होती है। तो पहली प्रतिबंधित गवाही की सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए और जब गवाह अपने केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अनियंत्रित रूप से बाहर जाना चाहे तो उस पहली 498A वाली गवाही से उसको कॉन्ट्राडिक्ट कीजिए, तो इससे गवाह की साख पर बट्टा लगेगा और वह झूठा हो जाएगा या झूठी हो जाएगी। आप यह ध्यान देंगे कि आज के तरीकों में हमने केस के फैक्ट्स और डिटेल्स पर एक शब्द भी नहीं बोला है। हमने केवल उन तरीकों पर बात की है जहां गवाह द्वारा केस के फैक्ट्स और डिटेल्स पर गवाही देने से पहले ही गवाह के आचरण पर सवाल उठाकर उसे अपंग और अपाहिज बनाया जा सकता है। गवाही से पहले गवाह को तोड़ो, और गवाह को तोड़ने के नियम वे जो कानून में लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं कि उसको बाहर ले जाकर तोड़ दो, ऐसा नहीं करना है कानून के अनुसार। वास्तव में क्रॉस एग्जामिनेशन केवल फैक्ट्स, तथ्यों या स्टोरी की तोड़ मरोड़ करने से अधिक व्यापक होता है और अधिक विस्तृत होता है। सही ढंग से देखा जाए तो हर एक केस के फैक्ट, तथ्य या स्टोरी दूसरे केस के फैक्ट्स, तथ्य या स्टोरी से अलग होते हैं। गवाह और गवाहों के व्यक्तित्व व चरित्र अलग होते हैं, इसलिए हर एक केस में क्रॉस एग्जामिनेशन करने की तकनीक और तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं।
अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का एक अन्य आयाम है, जिसमें यह केस फाइल के रिकॉर्ड पर आने वाले फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को नियंत्रित करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवाह से अधिक फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस रिकॉर्ड पर लेना चाहता है, जबकि डिफेंस काउंसिल उन आने वाले तथ्यों और सर्कमस्टांसेस को रिकॉर्ड पर आने से रोकना चाहता है ताकि उसके आरोपी का बचाव हो सके। यह एक विशिष्ट वीडियो होने वाली है, कृपया इसका इंतजार करें। इंडियन लीगल सिस्टम आरोपियों व एडवोकेट्स दोनों की सहायता करता है। हम आपके केस का विश्लेषण करके आपको आपके केस की दशा और दिशा दोनों समझाते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं या किन किन कानूनी कदमों से आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो। बेहतर डिफेंस के लिए आप किसी भी कानूनी समस्या पर, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आप कोई कानूनी गलती करने से पहले हमसे परामर्श ले सकते हैं ताकि रोज रोज अपील और रिवीजन के चक्कर में ना पड़े और गैर जरूरी झंझटों से बचे रहें। कानूनी चमत्कारों से भरा हुआ हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अपने केस को हमारे साथ तैयार करके आप एडवोकेसी के गूढ़ रहस्य जान सकते हो, उनमें मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। चेक बाउंस के 138 के मुकदमों की नोटिस संबंधी गलतियों को करने से बच सकते हो। तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनिए, कानून के सब रहस्यों को जानिए, सीखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होने तक प्रणाम।